नमस्कार, मेरा नाम है मलिका मल्होत्रा और ये है एनडीटीवी इंडिया पर आपका नया डेस्टिनेशन फॉर न्यूज टॉप स्टोरी। यहाँ मिलेगी हर वो खबर जो जरूरी भी है, असरदार भी है, पर अंदाज वही नहीं है। थोड़ा अलग होगा, थोड़ा हटके होगा, क्योंकि अब खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाएंगी, समझाई भी जाएंगी। हर दिन सबसे बड़ी स्टोरी आपके लिए, साफ, सटीक और बिना किसी शोर के। और आइए बातें हैं आज की टॉप स्टोरी पर, जो सीमा के आर पार से है। एक और पानी की किल्लत से पाकिस्तान घुट रहा है, तो उधर सैलानियों से गुलजार पहलगाम फिर उठ रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के पेच टाइट करने शुरू कर दिए। इसके तहत आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तो बर्बाद किया ही गया, पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी समझौता भी रद्द कर दिया गया। इसका असर यह है कि पाकिस्तान को अब भारत की नदियों के पानी के आंकड़े मिलने बंद हो गए हैं। भारत अपनी मर्जी से पानी छोड़ रहा है या रोक रहा है। इससे पाकिस्तान को पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की रणनीति बनाने में भी मुश्किल हो रही है। उसके बड़े इलाके पानी के लिए तरस गए हैं। पाकिस्तान की जीडीपी में 1/4 भूमिका निभाने वाली इसकी खेती सूख रही है। पाकिस्तान को तय करना है कि वो आतंकवाद को शय देगा या उसे भारत से पानी चाहिए। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खरीफ की फसल चौपट होने के कगार पर है। उधर 22 अप्रैल के हमलों के बाद बंद हुए कश्मीर के कई पर्यटन स्थल अब खुलने शुरू हो गए हैं। कश्मीर घाटी सैलानियों से गुलजार हो गई है। लेकिन पहले देखते हैं कि सिंधु नदी समझौता रद्द होने से पाकिस्तान कितना परेशान हो गया है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। सिंधु जल समझौता निलंबित करने के भारत के फैसले का असर दिखने लगा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर के निवासी खुशाल झेलम नदी से पानी जमा कर उसे बाजार में बेचकर परिवार पालते हैं। खुशाल कहते हैं, झेलम में पानी का बहाव घट गया है। अगर भारत पानी रोकता है तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इसी दरिया का काम करना, इस दरिया जो पानी ना होगा ना तो रिजक सारे संपत्तियां का मुतासर हो जाती। पानी की वजह तो रिजक आंदा है। पानी आंदा दरिया में रेत आंदी है, रेत गाड़ का बच्चियां निजाम चलाने। मुजफ्फराबाद के करीब तंदाली इलाके के किसान इश्तियाक हुसैन शाह झेलम नदी के किनारे मकई की खेती करते हैं। इश्तियाक कहते हैं, उनकी कमाई का एकमात्र जरिया मकई की खेती है। अगर भारत ने पानी रोका तो उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। असा में रोजगार जिहड़े तो तमाम तर ट्रैक्टर के जरिए काम करते हैं, जरायत काम करते हैं। अगर दरियावां का पानी बारिशें नहीं हो रही, अगर दरियावां का पानी खुशक हो जाते हैं तो असदी ज़राअत जी तमाम मुतासर हो जाती है। कोई गल नहीं हो सकता। कोई रिज़क असी जरिया माश तमाम इसका जिम्मेदारी नाल। अगर दलदल बारिशें नहीं हैं तो दरिया का पानी तो है ही है। दरिया के पानी असी लागा मोटर नाल सप्लाई करके अपने जमीनों को देने। अगर वो ना होगा तो असां दे बच्चे बिल्कुल भुखे रह मरते। इश्तियाक के भाई मोहम्मद हुसैन शाह भी डरे हुए हैं। कहते हैं कि पानी पर भारत ने सख्ती बढ़ाई तो खेती बर्बाद हो जाएगी। असि जिम्मेदार लोग खेती बाड़ी करते हैं। दरियावां का मतलब है दरिया झेलम दे उत्ते असां पंप वगैरह लाई देन, मोटर लाई दियां, ट्रैक्टरां दे नाल असां टैंकियां वगैरह भी रखी दियां। अगर मोदी सरकार अगर पानी बंद करदा तो असां लोगों का रोजगार जिहड़ा असीं जमीन विचों कड्डदे हैं तो असां दा रोजगार बिल्कुल खत्म हो जाऊगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को 23 अप्रैल 2025 को भारत ने निलंबित कर दिया था। इसके तहत भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाली
सिंधु नदी बेसिन की 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चेनाब और सिंधु के बहाव को सख्ती से नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। एनडीटीवी को पाकिस्तान से मिली जानकारी के मुताबिक वहां जमीन पर इसका असर दिखने लगा है। पानी के बहाव पर नजर रखने वाली पाकिस्तान सरकार की संस्था इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से जारी डेली वाटर सिचुएशन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पानी का संकट गहराता जा रहा है। 16 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक सिंधु नदी सिस्टम से सिंधु प्रांत के लिए 1,33,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो इसके ठीक साल पहले इसी तारीख को छोड़े गए 1,60,000 से 27,000 क्यूसेक कम है। पानी पिछले साल के मुकाबले करीब 17% कम सिंध के लिए छोड़ा गया, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 17% कम पानी सिंध के लिए छोड़ा गया। 16 जून को जारी आंकड़ों के मुताबिक सिंधु नदी सिस्टम से पंजाब प्रांत के लिए 1,25,700 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो इसके ठीक एक साल पहले 1,28,600 यानी पिछले साल के मुकाबले 2,900 क्यूसेक कम, यानी 2.25% की कमी। आंकड़ों से ये बात भी साबित होती है कि पानी के मामले में पाकिस्तान सरकार सिंध से भेदभाव करती रही है, उसके हितों को नजरअंदाज करती रही है, जिसे लेकर सिंध में हमेशा से काफी नाराजगी रही है। सिंध पहले से ही सूखे का शिकार है और इस बार वहां खरीफ की फसल और भी ज्यादा प्रभावित हुई है। जो पहलगाम वाक़या हुआ उसके बाद जो इंडिया ने इकसनतास माहिदा मतल करके उन्होंने यहाँ ये दोनों दरियाओं का पानी रोकने की धमकी दी है। ये आप देखें, अगर चकोटी से लेकर जो मंगला डैम तक जो आज़ाद कश्मीर का इलाका है, दरिया के साथ साथ जितने भी इलाके हैं, ये सारा इन्हिसार ज़राअत का ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ये दोनों दरियाओं के पानी पर है। सिंधु नदी समझौते को निलंबित करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी से जुड़ी सभी 6 नदियों के आंकड़े साझा करने बंद कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान को अब ये पता नहीं चल पा रहा कि कब पानी रुकेगा और कब पानी छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा भारत चिनाब नदी पर बने अपने सलाल और बगलिहार बांधों से भी लगातार डिसिल्टिंग कर रहा है। भारत की इस सख्ती का असर पाकिस्तान के पूरे इकोसिस्टम पर दिखेगा। कि प्रायर शेयरिंग ऑफ फ्लो डेटा विद पाकिस्तान, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा जो इशू हमें आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब वो रिवर की फ्लो को जब वो रेगुलेट कर लेते हैं या वो कंट्रोल कर लेंगे, तो उसके बाद आपके जो डाउन स्ट्रीम उसके इम्पैक्ट्स है ना, इमीडिएट वो आते हैं आपके रिवर आइल जो आपके इकोसिस्टम है या जो रिवर इकोलॉजी है उसके ऊपर आएगा। अब उसके बाद जो दूसरा इसका इम्पैक्ट होता है वो रिवर हाइड्रोलिक्स के ऊपर भी होता है। जब आपका फ्लो अल्टरनेट फ्लो आ रहा हो, कभी बहुत कम और कभी बहुत ज़्यादा, तो जब बहुत ज़्यादा फ्लो आएगा तो ऑब्वियसली वो रिवर डाउन स्ट्रीम आपकी साइड एरियाज़ में जो आपका जिस तरह का हमारा हिली टेरेन है वो ज़मीन के कटाव की वजह बनेगा, उससे लैंडस्लाइड्स भी ट्रिगर हो जाती हैं। पाकिस्तान में मॉनसून के पहुंचने में अभी देर है। भारत में सिंधु नदी कमिश्नर रहे I.K. बजाज के मुताबिक अगले 2 से 3 हफ्ते में वहां पानी का संकट और भी ज्यादा बढ़ेगा। मॉनसून पाकिस्तान में जून के अंत तक या जुलाई के पहले हफ्ते तक पहुंचता है, तो आपको लगता है कि अगले 3 हफ्ते ये संकट और बढ़ सकता है, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और जलाशय तेजी से सूखेंगे भी? हाँ, ये तो बढ़ना ही है, क्योंकि जो स्नो मेल्ट का कंट्रीब्यूशन था वो अब तक हो चुका है। सब जितना स्नो मेल्ट होना था उसका कंट्रीब्यूशन जो कुछ आना था पानी में वो आ चुका है। अब मानसून से ही जो बारिश होएगी तो उसी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो उसका नेचुरली जो पंजाब वगैरह में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आता है, तो पाकिस्तान में और उतना लेटर पानी आएगा, वहाँ पे मानसून रेंज शुरू होंगी। तो कृषि का संकट मतलब और पाकिस्तान में बढ़ेगा अगले 3 हफ्ते में? हाँ, उम्मीद है कि ये बढ़ेगा काफ़ी, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं है पानी का इस इंडस वाटर्स के अलावा और कोई भी।
लेकिन ऐसा नहीं है कि मॉनसून आने के बाद पाकिस्तान को राहत मिल जाएगी। उसके बाद उसे एक नई चुनौती से जूझना पड़ेगा। सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज नदियां जब उफान पर आएंगी तो यह सैलाब पाकिस्तान को परेशान करेगा, क्योंकि भारत पानी के डिस्चार्ज से जुड़े आंकड़े पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करेगा। आतंकवाद को शह देने की कीमत इस तौर पर पाकिस्तान को चुकानी पड़ जाएगी। इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने के बाद भारत सरकार ने इंडस रिवर सिस्टम से जुड़ी पाकिस्तान की ओर बहने वाली 3 महत्वपूर्ण नदियों इंडस, झेलम और चेनाब में जल स्तर के बारे में पाकिस्तान के साथ कोई भी जानकारी साझा करना बंद कर दिया है। ऐसे में मॉनसून सीजन के दौरान जब इन 3 नदियों में जल स्तर में बढ़ोतरी होगी तो भारत पहले से पाकिस्तान को इसकी कोई जानकारी नहीं देगा और इसकी वजह से मॉनसून सीजन के दौरान पाकिस्तान को बाढ़ के बड़े संकट से भी जूझना पड़ सकता है। I think India's decision to hold the treaty in abeyance stems from the trigger of the Pahalgam attacks. Obviously, right? Our anger, our pain. We want to show Pakistan some steps, but along with it, the basis of that is that for many years we've been asking Pakistan to sit down on the tables with us and to renegotiate, discuss the treaty. Pakistan has been simply stonewalling and not listening to our requests. सामरिक मामलों के जानकार मानते हैं कि सिंधु नदी समझौते को स्थगित करने का असर पाकिस्तान पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही दिखेगा। फौरी कार्रवाई के तौर पर भारत नदियों का पानी छोड़ने और रोकने और डीसिल्टिंग की सूचनाओं को साझा नहीं कर रहा है, जिससे पाकिस्तान पानी के इस्तेमाल की रणनीति ठीक से नहीं बना पा रहा और लंबी रणनीति के तहत भारत नए बांधों पर काम तेज कर चुका है, जिनमें पानी के भंडारण की क्षमता कहीं ज्यादा होगी और जो सिंधु समझौते के तहत किसी तरह पाबंद नहीं होंगे। साफ है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पानी और खेती का संकट और बढ़ने वाला है। पाकिस्तान की आवाम को यह महसूस होगा कि आतंकवाद के समर्थन की उसकी सरकार की नीति कैसे उसकी जनता के लिए आफत बन जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो सरहद के इस पार और सरहद के उस पार की हकीकत तस्वीरों के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे हमने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पानी के मुद्दे पर पाकिस्तान के पेच टाइट कर दिए हैं। भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद का समर्थन करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पाकिस्तान की दिक्कतें काफी बढ़ जाएंगी। कैसे, आइए वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपके लिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। सरहद के इस पार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उस पार क्या हो रहा है? पाकिस्तान में पानी का भीषण संकट होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के सबसे वाटर स्ट्रेस्ड नेशंस में से एक है, यानी उन देशों में जहां पानी की कमी का संकट सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान की खेती का 90% हिस्सा सिंचाई के लिए सिंधु नदी घाटी के पानी पर निर्भर है और भारत के फैसले से सिंचाई सीधे तौर पर प्रभावित होगी। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि पाक जीडीपी का 25% खेती पर कैसे आश्रित होना भी पाकिस्तान के लिए एक समस्या बन रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खेती पर आश्रित है। पाकिस्तान की जीडीपी में खेती का योगदान 25% है और पाकिस्तान में 37% रोजगार खेती से मिलता है। फिर भी पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है। इसके साथ ही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 37% आबादी को अब भी खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। खाद्य सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने बनी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मुताबिक अगर पानी 10% भी कम होता है तो इससे पाकिस्तान की जीडीपी 1 से 1.5% गिर सकती है। लेकिन यह भी झांकी है, असली रणनीति अभी बाकी है। भारत ने अब सिंधु नदी घाटी की नदियों के पानी को मोड़ने पर भी काम शुरू कर दिया है। इससे जुड़ी जानकारी भी आइए नजर डालते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ और खास और महत्वपूर्ण ग्राफिक। जैसा हमने आपको बताया कि भारत से 6 बड़ी नदियां पाकिस्तान पहुंचती हैं। सिंधु समझौते के तहत इनमें सबसे ऊपर की 3 नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी के असीमित इस्तेमाल का अधिकार पाकिस्तान को मिला और भारत को सीमित अधिकार मिला। बाकी 3 नदियों रावी,
व्यास और सतलुज के पानी का ही भारत पूरा इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन तथ्य ये है, समझौते की पाबंदियों के कारण भारत इन सभी नदियों का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर पाता है और बाकी 80% पानी पाकिस्तान में बह जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। भारत पानी का इस्तेमाल किस तरह से करेगा, ये आपको हम बताते हैं। इसके तहत 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जानी है, जो इन नदियों का सरप्लस पानी कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंच जाएगी। ये नहर कई सुरंगों से होकर भी गुजरेगी, यानी पानी को पहाड़ों के आर पार पहुंचाने के लिए कई सुरंगें बनानी होंगी। इससे चिनाब के पानी को रावी, ब्यास और सतलुज नदी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस पानी को अगले 3 साल में राजस्थान के सूखा प्रभावित श्रीगंगानगर तक पहुंचाने की योजना है। इसके लिए जम्मू रीजन की 2 मौजूदा नहरें, रणबीर नहर और प्रताप नहर, काफी अहम रहेंगी। रणबीर नहर की लंबाई 60 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर की जाएगी, जबकि प्रताप नहर का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उच्च पनबिजली परियोजना को फिर से शुरू किया जाएगा। उच्च नदी रावी की सहायक नदी है और इस परियोजना से रावी का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान में नहीं बहेगा। इसके अलावा उच्च के बाद रावी और ब्यास के बीच एक और लिंक बनाने की योजना है। इसके तहत एक बैराज और सुरंग बनाई जाएगी, जिससे रावी के पानी को व्यास नदी तक पहुंचाया जा सके। बगलिहार और सलाल बांधों में डिसिल्टिंग का काम तेज किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक पानी स्टोर किया जा सके। इसके अलावा कई पनबिजली परियोजनाओं पर काम तेज हो चुका है। ये है 1000 मेगावाट की पाकल टूल परियोजना, 850 मेगावाट की रातले परियोजना, 624 मेगावाट की कीरू परियोजना और 540 मेगावाट की क्वार परियोजना। तो पाकिस्तान पर पानी के संकट और सिंधु नदी बेसिन की नदियों के पानी के इस्तेमाल की भारत की रणनीति पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़ने वाले हैं। सीधा मैं हिमांशु का रुख करना चाहूंगी। तो हिमांशु, आप दर्शकों को बताएं कि चिनाब नदी के पानी को मोड़कर राजस्थान तक पहुंचाने की जो रणनीति है, उस पर काम किस स्तर पर पहुंचा है और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? देखिए, 2 बातें हैं। नहर का, जब आप नए नहर का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले एक फिजिबिलिटी स्टडी करनी ज़रूरी होती है। अधिकारी जो हैं वो उसकी फिजिबिलिटी को अभी स्टडी कर रहे हैं और एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उस इनपुट के आधार पर तैयार किया जा रहा है, जो कि पहला प्रस्ताव होता है जब किसी भी नए नहर का निर्माण होता है। वो काम जो है वो शुरू हो चुका है। अगले स्तर पे जब ये पूरा प्लान तैयार हो जाएगा, जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन है पूरी तैयार हो जाएगी नहर की, तो उसके बाद उसे सरकार के पास हाईएस्ट लेवल पर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसकी समीक्षा करके उसे मंजूरी दी जाएगी। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर सरकार ये तय कर चुकी है कि जो इंडस रिवर सिस्टम से जुड़ी जो बड़ी नदियां हैं, उनका जो पानी है उसका भारत अब ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अपने हित के लिए करेगा। और तैयारी ये है कि जल्दी से जल्दी इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जहाँ तक ये 113 किलोमीटर लंबे कैनाल की बात है, उसके लिए ये तय किया गया है कि 3 साल के अंदर एक टारगेट सरकार ने तय किया है कि इसके अंदर इस कैनाल को तैयार कर लिया जाए, जिससे कि जो पानी सरप्लस वाटर अभी जिसका इस्तेमाल भारत नहीं करता है और विशेषकर जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, चेनाब और इंडस, उनके ज़रिए जो वो पाकिस्तान पहुंचता है, उसको जल्दी से जल्दी डाइवर्ट करने के लिए काम शुरू किया जाए। 3 साल का एक समय तय किया गया है। 3 साल के अंदर हम मान सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कार्यान्वित हो सकता है, अगर सब कुछ सही रहा। जी मलिका। शुक्रिया हिमांशु, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। तो भारत की रणनीति तैयार हो चुकी है और उस पर तेजी से काम हो रहा है। नजर आप हिमांशु बनाए रखिएगा और इससे जुड़ा सबसे पहले सबसे बड़ा अपडेट एनडीटीवी के व्यूअर्स तक हम पहुंचाएंगे। तो आतंकवाद पर पाकिस्तान को आने वाले दिन भारी पड़ने वाले हैं। तो दूसरी तरफ 22 अप्रैल को भयानक आतंकी हमला झेलने वाले पहलगाम में अब रौनक लौट आई है। ये एक अच्छी खबर है। सैलानियों से एक बार फिर ये पूरा इलाका गुलजार होने लगा है। 55 दिन बाद जम्मू कश्मीर के 16 टूरिस्ट स्पॉट्स फिर से खोल दिए गए हैं। सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा के बाद एक एक कर सभी पर्यटन स्थलों को खोला जा रहा है। 22 अप्रैल के बाद 40 से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स बंद किए गए थे। जो टूरिस्ट स्पॉट खुल गए हैं उनमें पहलगाम भी शामिल है। ये खूबसूरत तस्वीरें पहलगाम की ही हैं। तो आप देखिए इन तस्वीरों को एक बार फिर से। इस टूरिस्ट स्पॉट की रौनक लौट आई है। पर्यटक यहां पर बिना डरे देखिए किस तरह से यहां पर
पहलगाम की खूबसूरती का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। तो 55 दिन बाद एक बार फिर से घाटी गुलजार नजर आ रही है। सुरक्षा इंतजामों के बाद इन तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद 40 से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स को एहतियातन बंद कर दिया गया था सुरक्षा कारणों की वजह से, और अब इन टूरिस्ट स्पॉट्स को खोल दिया गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये यकीनन बेहद अच्छी सुखद तस्वीरें घाटी से सामने आ रही हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स को खोल दिया गया है और बढ़ चढ़कर यहां पर सैलानी पहुंच रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पहलगाम किस तरह सैलानियों से गुलजार हो रहा है। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की पहलगाम जिपलाइन से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट खुलने के साथ साथ यहाँ एडवेंचर एक्टिविटी भी शुरू हो चुके हैं। मैं यहाँ जिपलाइन साइकिलिंग कर रहा हूँ, यानी जिसे स्काई साइकिलिंग भी बताते हैं, कहते हैं, और एक एडवेंचर एक्टिविटी है। बड़ा मज़ा आता है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। शुरू आने हुए हैं आज, जब यहाँ बेताब वैली, जिससे बेताब फिल्म के नाम पे जाना जाता है क्योंकि 1980 में इसकी शूटिंग यहाँ हुई थी। उसके बाद यहाँ बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से ये बंद रही और यहाँ कोई नहीं आ सका। और आज हम देख रहे हैं पर्यटक आने शुरू हो चुके हैं और वहाँ ये इस जिपलाइन साइकिलिंग का भी लुत्फ़ उठा रहे हैं यहाँ इस जगह पे। और आपको मैं बताऊं कि बड़ी जो पर्यटक, आप कहाँ से आए हैं भाई? बिहार से। हाँ, कैसा है यहाँ जिपलाइन साइकिलिंग करने जा रहे हैं? हाँ। इससे पहले कभी की है? नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल, बहुत आराम से हो रहा है। मैंने भी की, मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत, मैं आपको अपना अनुभव बोलूँ, बहुत मजा आ रहा है और आप एंजॉय कीजिए। कोई यहाँ फिक्र तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पूरी सिक्योरिटी लगी हुई है, कोई फिक्र नहीं है। सिक्योरिटी और हर तरह की चीजें ठीक है। तो इस साइड से देखेंगे क्या व्यू है, क्या कमाल का व्यू है। ये जिपलाइन साइकिलिंग या स्काई साइकिलिंग जो है, बेताब वैली में यहाँ फिल्में बनी और बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग हुई, लेकिन ये मज़ा कहाँ। तब तो ये जिपलाइन साइकिलिंग थी नहीं, राइड भी नहीं था। तो कुछ अलग ही अनुभव है इसका कि न सिर्फ टूरिस्ट साइट्स खुली हैं, बल्कि टूरिस्ट साइट्स के साथ साथ ये मज़ा, ये हवाएं, और इनमें आप हवा में सचमुच में साइकिलिंग करते हैं तो इसका कुछ और ही अनुभव है। और ये तभी पता चलता है जब आप यहाँ देखें कि कितना लुत्फ़ है। और उससे अंदाज़ा लग रहा है कि प्रशासन में भी एक तरह का यकीन है कि जो हालात ख़राब थे बेगुनाह को मारने के बाद, उसके बाद जो सिक्योरिटी ऑडिट लिया गया, सिक्योरिटी ऑडिट के बाद इससे जो 8 जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ कश्मीर घाटी में, उनको पहले खोल दिया गया है। जम्मू में भी 8 को खोल दिया गया, और उसके बाद जो दूसरे स्पॉट्स हैं जो चाहे नियंत्रण रेखा पे और दूसरे हैं, उन सबों को आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है 3 जुलाई से। उससे पहले सुरक्षा के काफ़ी मजबूत जो इंतज़ाम किए गए हैं। तो नज़ीर मसूदी की पहलगाम से ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसे देखकर यकीनन आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से जिपलाइन का उन्होंने आनंद उठाया। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश की जनता के लिए ये अच्छी खबर है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद बंद किए गए पर्यटन स्थलों को फिर से खोला जा रहा है। इनमें बेताब घाटी, पहलगाम, वेरीनाग, कोकरनाग और अच्छाबल गार्डन भी शामिल हैं, जो आज से सैलानियों के लिए खुल गए हैं। हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी इन पर्यटन केंद्रों का जायजा लेने के लिए पहुंचे और इसी सिलसिले में पहुंचे हैं कश्मीर की बेताब वैली, जहां उन्होंने कई पर्यटकों के साथ बातचीत भी की, उनके हौसले को जाना समझा। संवाददाता नज़ीर मसूदी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल को यहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कई टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद किया गया था, और अब सिक्योरिटी ऑडिट के बाद तकरीबन 8 टूरिस्ट स्पॉट्स, जिनमें यहां बेताब वैली भी शामिल है, इससे आज से खोला गया है। कई और जगहों को खोला गया है। और इसके साथ आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा कैमरा को दिखाऊं, ये दिखाएं सुरक्षा के कितने सख्त इंतज़ाम है। बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्सेस को यहाँ इस बेताब वैली के आसपास तैनात किया गया है। और यहाँ भी आपको दिखाएं, इससे पहले हम पर्यटकों से बात करें, ये देख लीजिए वहाँ अभी आप सुरक्षा तैनात की गई है। ये
पर्यटक हैं ये आए हैं, पहले लोग हैं जो यहाँ बेताब वैली में 2 महीने बाद यहाँ आप पहुँचे हैं। तो साहब कहाँ से पहुँचे आप? आए हैं हरियाणा से। आप हरियाणा से? हाँ जी, हम ये 4-5 हरियाणा से आए हैं। अच्छा, हरियाणा से। तो पहले लोग हैं आप जो बेताब वैली में यहाँ आ जाए पहले, बहुत अच्छा दिखाए दिया जी, और फौज भी बड़ी अच्छी है यहाँ। फौज का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हैं साहब आप? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से, और यहाँ जैकेट लगाना पड़ा पहलगाम में। हाँ जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग। ये मेरा बेटा है। अच्छा, कभी यहाँ आए थे इससे पहले? नहीं आया था, नहीं आए थे। फर्स्ट टाइम आए। आप बताएं कि आप बिहार से आए, कोई मन में कोई आशंका तो नहीं? कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है, हम तो बहुत हैप्पी हैं। और बना के ही प्लान आए थे कि हम लोग को पहलगांव जाना है। पहलगाम जाना, और आज पहले दिन आए जब यहाँ ये बेताब वैली को खोला गया? जी, पहला ही दिन। आप बताएं मैम, आप कहाँ से? हम तो बिहार से हैं, गया से बोध गया। अच्छा, कोई यहाँ मन में? कुछ नहीं, हम लोग सोच के ही टिकट बनाए थे, पहला बार फर्स्ट बार खुलेगा, ओपनिंग में हम लोग को जाना। जो यहाँ अब वंदे भारत ट्रेन भी हुई कटरा से श्रीनगर, उसकी कोई मदद? बहुत अच्छा है, बहुत व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, बहुत सब चीज बहुत व्यवस्था अच्छा है, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। और आप लोग आए हैं सभी लोग राजस्थान? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मानो तो कश्मीर एक जन्नत का शहर है। तो लेकिन कोई डर तो नहीं आता? कोई डर नहीं है सर, हमारी जो सेना है ना वो एकदम निडर है। अच्छा, बिल्कुल सेना के होते हुए हम सुरक्षित है, इतने सुरक्षित है। हमारे आगे सेना खड़ी है, हम सुरक्षित हम है। जहाँ से हमका बहुत बहुत आभार जताते हैं, धन्यवाद देते हैं सेना को। थोड़ा सा डर लग रहा था, यहाँ आने के बाद सैनिकों को देखा, उसके बाद हम मस्त है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें लोग आ रहे हैं यहाँ पार्क में जमा हो रहे हैं। आप कहाँ से आए साहब? हम बिहार से आए हैं सर। बिहार से? जी, नवादा जिला से आए हैं। अच्छा जी, अच्छा लग रहा है आने के बाद। हाँ, धीरे धीरे प्रकृति देख के सुंदर अच्छा लग रहा है। जी। हाँ, व्यवस्था भी सही है, साहब लोग सब मजबूत है, सिक्योरिटी फुल टाइट है, आप लोग भी आ सकते हैं आने के लिए। हाँ जी। आप कोलकाता से, बंगाल से आए? अरे क्या बात है। ठीक है, तो हमने सुना है ये जो बरदत हुआ, तो फिर डर तो लगता है, तो फिर बच्चे का छुट्टी पड़ा तो हम बोले चले कोई बात नहीं। देखा तो इधर, तो यहाँ पहुँच के क्या लगा? एक तो बहुत खूबसूरत है, और इतना सिक्योरिटी दिया हुआ। हाँ, नहीं, वो तो बहुत काफी हमारा फौजी भाई इतना साथ दे रहे, और देखो जगह जगह सारे सिक्योरिटी गार्ड है। कोई गार्ड चाहिए, यही बहुत अच्छा। और आज ये पहला दिन है यहाँ इस बेताब वैली में लोग आ रहे हैं। 2 महीने तक ये बंद रही। एवरेज यहाँ जो लोग आते थे 1500 से 2000 लोग, उसका मतलब है करीब 2 लाख की टिकटें बिकती थी यहाँ। लेकिन 2 महीने से वो भी बंद हुआ। कई लोगों का रोजगार छूट गया, चाहे घोड़ा वाला हो, चाहे यहाँ चाय बेचने वाला हो, या यहाँ जिप लाइन जो राइड जो ऑपरेटर हो, तो वो भी जिप लाइन यहाँ है, यहाँ इस जो बेताब वैली में, लेकिन अभी बंद पड़ी है। हमें मालूम नहीं कि इसको आज या कल शायद दोबारा शुरू किया जाएगा, डिपेंड होगा कितने लोग यहाँ आ जाएंगे। लेकिन एक शुरुआत हुई है, इसीलिए इन पार्कों को जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको दोबारा खोला गया है। पर्यटकों में साफ हम देख रहे हैं काफ़ी खुश हैं, और कोई खौफ और डर का माहौल नहीं है। तो आपने देखा हमारे सहयोगी अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर पहुंचे, वहां पर सैलानियों से बातचीत की, और उनके चेहरे की खुशी बताती है कि भय का तो कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि वो वहां पर एक सुखद अनुभव के लिए पहुंचे हैं। और पहलगाम में सैलानियों पर हुए आतंकी हमले से उबरना जम्मू कश्मीर के लिए आसान नहीं रहा। आतंकी हमले के बाद देश भर के सैलानियों में जो दहशत हुई, उससे कश्मीर में पर्यटन के कारोबार को भी भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन सैलानी और जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने मिलकर आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगाम घाटी में रौनक लौट आई है, लेकिन ये सब आसान नहीं रहा। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। $2 करोड़ नुकसान हो रहा है पर डे, एक दिन का, हमारे यहाँ पे पहलगाम में। हमारी गाड़ियों का जितना पैसा उन्होंने लिया है, गाड़ियों को सीज ही करे, वो पैसे में से हमें कुछ 10-15% कम ही दे दें। वी आर रेडी ऑन दैट ऑल। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वैसे ही आइए जैसे आप 22 अप्रैल से पहले आते थे। जख्म कितने भी गहरे हों, वक्त के साथ भर जाया करते हैं। अनंतनाग जिले के पहलगाम के साथ भी
ऐसा ही हो रहा है। दो महीने पहले यहां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सबूत दिखा था। दहशतगर्दों ने नाम पूछकर निर्दोष लोगों का खून बहाया था। लेकिन अब पहलगाम एक बार फिर दुनिया के इस्तकबाल के लिए तैयार है। मगर दर्द उन लोगों का भी है जिन्होंने इन 2 महीनों में काफी कुछ खो दिया। हर रोज पहलगाम में 6000 घोड़े चलते थे। आतंक के जख्म भरे तो अब दोबारा रौनक लौट रही है। सैलानी लौटने लगे हैं, लेकिन नुकसान के जख्म भरने में वक्त तो लगेगा। पहलगाम में 6000 घोड़े हैं, लेकिन जब से आतंकी हमला हुआ है अधिकतर को काम ही नहीं मिल रहा है। मैं इसी समय हूं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रईस के साथ। रईस, क्या है इस समय स्थिति? घाटा कितना हो रहा है एक दिन में? जी देखिए, यहाँ पे करीबन 6000 घोड़े हैं जो घोड़ों के ऊपर अपनी फैमिली चलाता है। तो नॉर्मली हमें लग रहा है 2 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है पर डे, एक दिन का हमारा यहाँ पे पहलगाम में। क्योंकि एक घोड़े के साथ 2-2 फैमिलीज चलती थी। एक तो हम जिनके घोड़े हैं, दूसरा हमारा होता है हेल्पर, उनकी भी फैमिली इसी पे चलता था। तो अभी तो स्थिति जो है, मतलब दिन में 6000 घोड़े निकलते थे 2 बार घूमने के लिए, साइड से दिखाने के लिए। आज का स्थिति ऐसा है, मतलब 100 घोड़े भी नहीं निकलते, क्योंकि जीना थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। नॉर्मल जो था, ये जो टाइम है, इस टाइम में ना घोड़े मिलते थे, ना गाड़ियाँ मिलते थे, ना लोगों को रहने के लिए रूम मिलता था। इतना फ्लो होता था, भरा हुआ रहता था पहलगाम, पूरा खचाखच। सारे पार्क के अभी जहाँ पे हम हैं, मतलब यहाँ पे हम ऐसे नहीं चल सकते थे इस टाइम पे, इतनी भीड़ रहती थी। अमरनाथ यात्रा जो आने वाली है उसके लिए हम वेलकम करते हैं। सारे लोग मतलब खुश है, एक्साइटेड है कि यात्री आने वाली है। तो उसके लिए हमारी भी जो तैयारियां हैं वो सब कुछ तैयार में है, मतलब पूरा तैयार में है। जो लास्ट ईयर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, एक बंदा 2 घोड़ा चलाता था, एक यात्री का 8000 रुपया रेट था अप डाउन का, 2 दिन लगते थे आने जाने का। और कोई जाता था बाल्टल से उतरता था ड्रॉपिंग के लिए 4500 रुपया गवर्नमेंट ने रेट रखी थी। तो इसमें 8 से 10% बढ़ जाता था हर साल। लेकिन इस साल जो रेट्स आई है तो उसमें अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। घोड़ों को सबसे पहले फिटनेस होती है, हेल्थ केयर से जो घोड़ों चीफ एनिमल हस्बेंड्रीज है उनकी तरफ से चेकअप होता है, वो पहले फिटनेस देते हैं। उसके बाद में फिटनेस के साथ साथ हमारी वेरिफिकेशन होती है घोड़े वाले की, और वो तैयार करके फिर हमारा इनका जो टैगिंग होती है वो लग जाता है। जी हाँ, ये लगे हैं। इस बार उनको गले में पट्टा भी दिया जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जो घोड़े जा रहे हैं वो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, सर्टिफाइड हॉर्सेस ही हैं। जी हाँ, हम उसमें खुश है। अगर वो भी हो सकेगा, उसमें हमारी भी आसाइश होती है कि अगर हमारा घोड़ा कहीं गुम जाता है तो उसकी वजह से वो हम मतलब ढूंढ सकते हैं। वो हमारे लिए अच्छी बात है। पहलगाम अटैक हुआ है, जिन दरिंदों ने वो किया है, हम चाहते थे सबसे पहले उनको हमें घर जाके मारना था, क्योंकि हमारी रोजी रोटी जो थी वो यही टूरिज्म था। टूरिज्म के ऊपर ही मतलब पहलगाम चलता था। तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा है कि इनका क्या होगा बाद में। उस अटैक की वजह से मतलब यहाँ पे सारा कुछ हिट हो गया है। हमारा काम, हम नॉर्मल खर्चा जो घोड़े का आता है ना, मैक्सिमम 400 रुपया दिन का आता है। किसी के पास 4 घोड़ा है, 1600 रुपया दिन का खर्चा आता है। अगर घोड़ा बीमार हो गया है, 1500 रुपया इसको झट से लग जाता है तुरंत। अगर महीने में 4 बार हो गया तो 6000 से ऊपर खर्चा आता है। लेकिन अगर इस बार इस कंडीशन में किसी का घोड़ा बीमार हो जाए या और कुछ खाने वाने का सिस्टम जो घोड़े का है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार घोड़ा भी बचा सकेंगे या इनको खाना खिला सकेंगे। ये घोड़े पहलगाम की उम्मीद को अपने ऊपर ढो रहे हैं, लेकिन टैक्सी स्टैंड पर अब भी उम्मीदों के पहिए जाम हैं। 1000 से ज्यादा गाड़ियां यहां से चला करती हैं। हजारों का पेट पलता है, लेकिन हमले के बाद सब वीरान हो गया था। पहलगाम का टैक्सी स्टैंड आमतौर पर जून और जुलाई के महीने में यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी, क्योंकि पर्यटकों की इतनी भीड़ होती थी और गाड़ियों के लिए इंतजार करते थे पर्यटक। लेकिन आज इस टैक्सी स्टैंड में गाड़ियां इंतजार कर रही हैं,
पर्यटकों का। आमतौर पर हर सीजन में यहाँ लाखों टूरिस्ट आते थे और टूरिस्ट आने की वजह से यहाँ के लोगों को इतना काम मिलता था। लेकिन अब ये गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं कि कम से कम ड्राइवर आकर इन्हें साफ कर जाएं, क्योंकि हफ्तों तक अब यहाँ पर ना यात्री हैं, न पर्यटक हैं, न कोई और है। हमारे साथ नज़ीर अहमद हैं और गुलाम नबी हैं इसी टैक्सी स्टैंड में, जहाँ पर करीब 1000 गाड़ियाँ हैं इस पूरे पहलगाम में और 12,000 से ज़्यादा लोग इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। क्या है स्थिति इस समय और अब क्या अमरनाथ यात्रा का इंतजार हो रहा है? गाड़ियाँ कितनी खड़ी हैं, कोई टूरिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लोग आ ही नहीं रहे हैं, तो हम इंतज़ार कर। अब अमरनाथ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी जो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था, अभी कैबिनेट मीटिंग एक हुई थी, उसमें ये फैसला लिया था कि हमने उनसे गुजारिश की थी कि ये पार्कें जो इधर लोकल है, बेताब वैली है, चंदनवाड़ी है, आड़ू है, मतलब बाइसन के बगैर जो भी जगह यहाँ पर लोग देखने आते थे उनको छोड़ो। पार्कियाँ 5-8 वो भी बंद है। तो गवर्नमेंट ने कहा था, वो दैट वाज ए मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो मंत्री साहब भी सब आए थे उसमें, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया था कि हम इनको खोलेंगे, बट टिल डेट नथिंग हैज़ टेकन प्लेस। मतलब वो एक हैवानियत का इंसिडेंट हुआ है, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे, मतलब मुझे नहीं लगता है कि जितना दुख उनके घर वालों को पहुंचा होगा उससे ज़्यादा हमारे बच्चों को, हमें भी दुख हुआ है। इससे अब हमारे बच्चों पर भी इतना असर पड़ रहा है कि मतलब हम बच्चे पढ़ाने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, खाना खाने के भी लिए बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहलगाम अपनी हसीन वादियों के लिए मशहूर है। दुनिया इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानती है। आमतौर पर गर्मियों की छुट्टियों में लाखों की भीड़ आया करती थी, लेकिन दहशत के दस्तखत ने सैलानियों के कदमों को रोक दिया। दिल में डर बैठ गया कि कहीं फिर से गोलियां न चल जाएं, घाटी लहूलुहान न हो जाए। ये पहलगाम का बड़ा होटल है। पीक सीजन में यहाँ कमरा तो छोड़िए, उसका तस्वुर तक करना भी नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि एक कमरे का रेंट 15 से 20 हजार रुपए तक होता है। लेकिन बीच में हालत ये हो गई थी कि 3000 में भी कोई खरीदार नहीं मिला। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में इस समय अगर किसी ने धब्बा लगा दिया है तो वह आतंकवाद ने, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान तो उनका हो गया है जो यहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि माउंट व्यू जैसे होटल में अगर 60 कमरे हैं तो इस समय 5 लोग नहीं हैं जो कमरा ऑक्यूपाई करने के लिए हों। और ये समस्या इसलिए नहीं है, समस्या इसलिए है क्योंकि पीक सीजन में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी और अब पैर रखने वाले लोग नहीं हैं। सन्नाटा इस तरह पसरा है कि समझ में आ रहा है कि मातम जैसा मंजर हो। ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार पहलगाम में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, लोगों के आने की संख्या या फिर खर्च करने की संख्या, अगर एक कमरे का टैरिफ यहाँ 10,000 से 25,000 रुपए है तो इस समय 5,000 रुपए में एक रहने वाला नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक होटल की नहीं है, पूरे पहलगाम के 1000 होटल्स की है, जिससे लाखों लोग जुड़े हैं, या यूं कहूँ पूरी पहलगाम तहसील जुड़ी हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, होटल से, दुकानदार हैं, अलग अलग से आते हैं। नासिर साहब, ये बताइए सबसे बड़ी चुनौती इस समय क्या हो रखी है? देखिए मैडम, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था, अप्रैल में जो इंसिडेंट हुआ था, ये हमारी बदकिस्मती थी कि जो टूरिज्म पे अटैक हो गया था। मतलब हमारे भाइयों बहनों को सिंदूर उजाड़ दिए गए थे। उससे पहले पहलगाम में जगह ही नहीं मिल रहा था। पूरे होटल्स जो है, पूरे होटल्स पैक थे। जो 10,000 का रूम था वो हम 15,000 में जाता था। किसी जगह पे मतलब रिजर्वेशन ही नहीं मिल रही थी। अगर किसी को बुकिंग करनी थी, रिजर्वेशन करनी थी कश्मीर में, पहलगाम में, वो 1 महीने से पहले रिजर्वेशन करता था। और उसके बाद अभी क्या हालात हैं? अभी ये हालात है कि जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद आप देखिए कि ये हमारा होटल है या रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी आप देखिए कि जो कमरा, जो रूम 10,000 15,000 रुपये में जाता था, आज वो 3,000 में भी नहीं जा रहा है। क्योंकि आज कस्टमर जो खुद ही रेट बोलते हैं, हम वही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास खर्चा होता है। अगर एक रूम आएगा, देखो 5-10 हज़ार हमें पर डे खर्चा है। 2-3 रूम से क्या फ़ायदा मिलेगा हमें? हम जो सैलरी है स्टाफ की, वो नहीं पूरी हो जाती है। अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ कि आप आइए, आप डरिए मत इन आतंकवादियों से, इन गिदड़ जो इन्होंने ये कांड किया है बैसरन वैली में। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने देश से, अपने हिंदुस्तान से, अपने भाइयों बहनों से, जो टूरिज्म जो यहाँ सैर करने के लिए आते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वैसे ही आइए जैसे
आप 22 अप्रैल से पहले आते थे। चाहे घोड़े वाला हो, टैक्सी ड्राइवर हो, होटल वाला हो, ये जनरेट करता था। जो भी यहाँ जो भी एम्प्लॉय है ना, जनरेट करते थे। अब यात्रा का भी हम कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा के लिए हम विद ड्यू रेस्पेक्ट उनके लिए वेलकम में बैठे हुए हैं। अब यात्री का या महाराज यात्री का सीजन भी आने वाला है, उनके लिए बैठे हैं। अभी आना चाहिए था टूरिस्ट को, अभी वापस आना चाहिए था। हमें पर्सनली हमें इस चीज़ का बहुत भरोसा था। मोदी जी आ रहे हैं ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए, वो इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अगर वहां से कुछ मैसेज, चिनाब पर जब तिरंगा लहराया गया तो वो यही बात का तो संदेश था कि हम एक है, लेकिन इनविटेशन नहीं था। आतंकवाद ने घाटी की आत्मा पर ही नहीं, रोटी रोजगार पर भी असर डाला। उम्मीद अब इतनी है कि सब अच्छा हो जाएगा। नेता भी यही ढाढ़स बंधा रहे हैं, लेकिन एक कड़वा सच है जिसे खुद पहलगाम के विधायक कबूल रहे हैं। बताते हैं कि आतंकवादी हमले के बाद पहलगाम को रोजाना 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। पहलगाम में पिछले 1.5 महीने में लगातार काफी नुकसान हुआ है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पहलगाम के विधायक अल्ताफ कुल्लू साहब हैं। कितना नुकसान हुआ है पहलगाम में, क्या स्थिति है इस समय टूरिज्म की? देखिए, टूरिज्म काफी नीचे चला गया, बहुत कम रश है, क्योंकि जंग की वजह से भी एक तो जो टर्माइल बाइसन का जो हादसा हुआ उसकी वजह से, उसके बाद जो जंग की स्थिति बनी 2-4 दिन में, फ्लाइट्स बंद हो गई, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गया टूरिज्म में। और धीरे धीरे लग तो रहा है कि इट्स कमिंग अप, क्योंकि यात्रा भी आने वाली है। तो होपफुली इंशाल्लाह टूरिज्म बूस्ट फिर से हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक नुकसान की बात है, इट कैन बी अराउंड 1000 करोड़ के आसपास जो है इन दिनों जो टर्नओवर होना था, चाहे होटलियर्स हैं, चाहे घोड़े वाला है, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, दुकानदार हैं, शॉपकीपर्स, तो 1000± करोड़ के आसपास अभी तक जो नुकसान हुआ है, जो मेरे हिसाब से है टर्नओवर होना चाहिए था, तो एटलीस्ट इट इज 1000 करोड़। नेताओं की नजर में नफे नुकसान के अलग मायने होते हैं, लेकिन घाटी जिंदा दिल है, जीना जानती है। जीना तो वो भी जानते हैं जो दूर दराज के इलाकों से सुकून के कुछ पल इन हसीन वादियों में ढूंढने आते हैं। सैलानी भी आ रहे हैं, हौसला बढ़ रहा है, डर दूर हो रहा है। एक अनुभूति है, एक अनुभव है। कम से कम धीरे धीरे अब पहलगाम में घोड़े और उनके साथ साथ यहाँ की जिंदगियां दोनों पटरी पर आ रही हैं। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पहलगाम, NDTV इंडिया के लिए।